हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 70 प्लस क्वेश्चनों पे क्या है चर्चा करेंगे और क्लास के अंत में जो कल की क्लास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको दिए जा रहे थे उनके आंसर की चर्चा करेंगे और आज के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो भी क्या है वीडियो के अंत में उन पे क्या है आपको चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, चैनल को क्या है आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए नदियों के किनारे बसे शहर काफी पूछे जाते हैं, तो सभी शहरों पे चर्चा करेंगे कौन कौन से शहर जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए अहमदाबाद जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो अहमदाबाद जो है वो हुगली नदी के तट पर, किस पर, हुगली नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए बात करते हैं नर्मदा शहर, लिख रहा हूं मैं कुछ। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो लखनऊ शहर। दूसरा सूरत। तीसरा पूछा जाता है दिल्ली, जो हाल ही परीक्षा में भी पूछा गया था। चौथा आगरा। पांचवा पूछा जाता है मथुरा। और छठा जो है पूछा जाता है पटना। कौन सा? पटना। और सातवां पूछा जाता है नासिक। और आठवां हैदराबाद। फिर पूछा जाता है नौवां कोटा। ये शहर जो हमने लिखा है ये सबसे ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो क्या है पूछे जाते हैं। और 10वां पूछा जबलपुर। नदियों के किनारे बसे शहर से इनसे अलावा कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता, इनको ही ज्यादा पूछा। तो लखनऊ जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। और लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है? राजधानी है। सूरत कहां स्थित है? तो सूरत जो है वो गुजरात में स्थित है। और ये ताप्ती नदी, आप सबको पता है ताप्ती और नर्मदा दो एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो क्या है पूर्व से जो है वो पश्चिम की ओर बहती, यानी विपरीत दिशा में बहने वाली नदियां। दिल्ली हाल ही परीक्षा में पूछा गया, तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यमुना जो है वो गंगा की क्या है सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और आगरा जो है ये भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। मथुरा भी क्या है? यमुना। पटना जो है वो गंगा। पटना। वाराणसी ये भी किसकी नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के। एक हरिद्वार, ये भी किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। और गंगा आप सबको पता है भारत की क्या है राष्ट्रीय नदी या सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई भी पूछी जाती है 2525 किलोमीटर। अगला फिर नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद जो मूसी नदी के तट पर क्या है स्थित है। कोटा राजस्थान में किस नदी के? चंबल नदी के तट पर स्थित है। और जबलपुर जो है वो नर्मदा, जहां धुआंधार जलप्रपात जो बनाता है वो नर्मदा नदी पे जबलपुर में ही डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है बनाते हैं। तो इनसे अलग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते। एक श्रीनगर भी पूछा जाता है, नोट कर लें। श्रीनगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर क्या है स्थित है। अगला देखिए, गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी, यानी गेहूं का उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी जो है वो कौन सी मिट्टी है? तो गेहूं उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी है। ये याद रखें, गेहूं और चावल दोनों के लिए उपयोगी है। और ये भी फिर पूछा जाता है गेहूं सर्वाधिक किस राज्य में होते हैं? तो गेहूं जो है वो सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। चावल का भी याद रखें, पश्चिम बंगाल जो है वो सर्वाधिक जो है वो क्या है चावल का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन फिर आता है 2 नंबर, काली मिट्टी में एक ही फसल के लिए उपयोगी है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कौन सी मिट्टी है? कपास के लिए। और कपास सर्वाधिक कहां होती है? गुजरात राज्य में। लेकिन काली मिट्टी जो है वो सर्वाधिक कहां पाई जाती है?
तो ये महाराष्ट्र राज्य में, कहां, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। शुष्क मिट्टी, देखिए शुष्क मिट्टी से जो है कौन सी फसल जो है वो क्या है, उपयोगी है शुष्क मिट्टी के लिए। तो शुष्क मिट्टी के लिए जो है वो जवार, जवार और बाजरा, जवार और बाजरा के लिए उपयोगी है। और बाजरा सर्वाधिक कहां होता है, तो राजस्थान में, कहां होता है, राजस्थान में। ये भी आपको क्या है, याद रखना है। अगला आता है फिर लाल मिट्टी, अगली क्या आती है, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के लिए सबसे उपयोगी फसल कौन सी है, तो लाल मिट्टी के लिए जो है वो मूंगफली, मूंगफली जो है वो सर्वाधिक क्या है, लाल मिट्टी के लिए उपयोगी है। फिर बचती है एक लेटेराइट, लेटेराइट, लेटेराइट सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। लेटेराइट जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए जो क्या है, उपयोगी है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कॉफी, फिर चाय, और फिर आता है रबड़। तीनों के ये भी याद रखेंगे कौन कौन से राज्य में इनका उत्पादन जो है वो सर्वाधिक क्या है, होता है। तो कॉफी जो है किस राज्य में उत्पादन होता है, इसका सर्वाधिक कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में। चाय कहां उत्पादित होती है, असम राज्य में। रबड़ हाल ही परीक्षा में पूछा गया, केरल। मसाले, मसालों के लिए जो है वो जाना जाता है कौन सा, केरल जाना जाता है। रबड़ जो उत्पादन करता है वो सर्वाधिक कौन सा, केरल राज्य। चाय असम और कॉफी क्या है, कर्नाटक राज्य करता है। और किस मिट्टी के लिए उपयोगी है ये, यानी कि कौन सी मिट्टी इन फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो लेटेराइट मिट्टी। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। क्लियर है। जलोढ़ मिट्टी के लिए गेहूं, चावल, गेहूं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन करता है और चावल पश्चिम बंगाल। और काली मिट्टी के लिए कपास उत्पादित है और कपास सर्वाधिक जो है कौन सा राज्य उत्पादित करता है, कपास जो है वो गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सम्मिलित कीजिए। देखिए सम्मिलित कीजिए, इनके बीच में जो है वो गैप नहीं दिया गया, ये मिस हो गया। तो देखिए विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को, कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को बनाया जाता है। दूसरा देखिए बी ऑप्शन क्या दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 5 जून को क्या है, बनाया जाता है। फिर देखिए तीसरा, तीसरा क्या दिया गया है, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस या ओजोन परत दिवस, दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अंतिम रहता है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को। 1 मिनट, 4 नंबर। मानव अधिकार दिवस जो है वो कब है, 10 दिसंबर को मनाया। फिर क्या बचता है हमारा, पृथ्वी, पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। 5वां पृथ्वी, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। थल सेना दिवस भी पूछा जाता है, कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। गांधी जयंती कब बनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी की क्या है, जयंती के ऊपर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हृदय के अध्ययन करने वाली विज्ञान, विज्ञान शाखा को क्या कहा जाता है, तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोग्राफ में किसका अध्ययन होता है, भूकंप का। किसका, भूकंप का अध्ययन होता है। ये भी आप याद है। नेफ्रोलॉजी में किसका सबसे ज्यादा पूछी जाती है, किडनी, किडनी या गुर्दे, किडनी या गुर्दे, गुर्दे को ही क्या है, किडनी कहा जाता है। फिर देखिए हृदय से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हृदय के कितने कक्ष होते हैं, हृदय के भाग या कक्ष या कोष्ठ बोलते हैं तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए 4 कौन कौन से होते हैं, 2 तो आलिंद होते हैं, 2 आलिंद, 2 आलिंद होते हैं। और 2 क्या होते हैं, नीले, 2 नीले होते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहता है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, सबसे क्या है, व्यस्त अंग, सबसे
व्यस्त अंग, मानव शरीर का व्यस्त अंग कौन सा है? तो वो कौन सा है? हृदय है। फिर हृदय का वजन भी पूछा जाता है, तो ये भी नोट कर लें साथ साथ। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। मानव का ही पूछा जाता है, औसत महिला का थोड़ा कम होता है, 280 ग्राम होता है। क्लियर है? फिर आता है एक, हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? हृदय, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, मोस्ट। तो कौन सा? पेसमेकर। किसका? पेसमेकर उपकरण होता है जो हृदय की धड़कन को क्या है? नियंत्रित करता है। अधिक हो तो उसको कम करता है, कम हो तो उसको क्या है? अधिक करता है। तो पेसमेकर का होता है। हृदय को अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो कौन सी है? कार्डियोलॉजी है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो वो कौन सा है? हृदय होता है, जो कभी भी क्या है? विश्राम नहीं करता। और हृदय के कितने भाग होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 भाग होते हैं इसके। 2 भाग आलिंद होते हैं, 2 निम्नलिखित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। पानी पर तेल की बूंद तैरती है, यानी जल जो होता है उसके पानी पर जो है वो तेल की बूंद किस कारण जो है वो, किस कारण जो है वो तैरती है या डूबती नहीं है? तो किस कारण हो जाएगा? ये ऑप्शन सही कर लेना। ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। तो किस कारण? तो वो हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो बूंद जो है वो क्या है? पानी के ऊपर तैरती है। फिर देखिए कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं। पृष्ठ तनाव से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है जब तरल या लवण को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होगा? कम होगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा। ये याद रखेंगे, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। फिर वर्षा की बूंद, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्षा की बूंद, वर्षा, बरसात के समय वर्षा की बूंदे गोलाकार किसके कारण दिखाई देती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या है? दिखाई देती है। फिर आता है गर्म भोजन स्वादिष्ट। गर्म भोजन स्वादिष्ट किस कारण होता है? किस कारण लगता है? किस कारण लगता है? तो यह भी किस कारण लगता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि जो होता है गरम सूप जो है वो क्या है? स्वादिष्ट किस कारण होती है? किस कारण होती है? किस कारण जो है वो लगती है? ये भी किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदे गोलाकार, पृष्ठ तनाव के कारण। गर्म भोजन स्वादिष्ट, पृष्ठ तनाव के कारण। गर्म सूप किस कारण स्वादिष्ट होती है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण। जब लवण या तरल को गर्म किया जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या है? वो क्या है? कम होगा पृष्ठ तनाव। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए, हमारी सोल्जर बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है। 7 अक्टूबर को हमने जो है वो लॉन्च की थी। आप पोस्टर देख पा रहे होंगे। ये बुक जो है वो आप मेरे ये देख पा रहे होंगे। ये इससे पहले भी जो है हमारी बुक जो है वो पिछले 3 सालों से जो है वो चलती आ रही है। काफी बच्चों ने जो है वो पढ़ के जो है हमारे पाठ्यक्रम से सिलेक्शन जो है वो प्राप्त की है। तो देखिए सोल्जर बुक ऑर्डर के लिए काफी बच्चों के सवाल रहते हैं। तो देखिए ये बुक जो है वो आपके होम डिलीवरी रहेगी। क्या रहेगी? आपकी बुक जो है वो होम डिलीवरी रहेगी। आप इसको ऑर्डर सेडा क्लासेस ऐप से भी कर सकते हैं और हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर, उस पे भी आप एड्रेस भेज के जो है वो क्या है ऑर्डर कर सकते हैं। समय जो है वो 4 से 5 दिन का जो है वो क्या है होम डिलीवरी के लिए समय लगता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और सेडा क्लासेस ऐप के जो है वो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्या है ऐप को डाउनलोड करें। आपके लिए बहुत ही जो है वो अच्छी, इसको जो है
बिल्कुल सरल और बेसिक भाषा में इसको क्या है तैयार किया गया है। इससे पहले हमारी बुक से लगभग 70% कंटेंट जो है वो परीक्षा में देखने को मिला। अब कुछ पाठ्यक्रम, कुछ टॉपिकों को और बढ़ाया गया है नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पे। तो आप एक बार जो है इस बुक को अच्छे से पढ़ें। अधिक जानकारी या डिटेल के लिए कुछ पेजेस की अगर आप फोटो चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करना, तो आपको बुक की जो है वो डिटेल भेज दी जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चांदी का शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? चांदी के शुद्धिकरण में तो कौन से अम्ल का? नाइट्रिक अम्ल का। किसका? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है चांदी का शुद्धिकरण, या चांदी जो ब्लैक जो होती है प्रदूषण के कारण ब्लैक हो जाती है, उसको क्या है साफ करने के लिए जो नाइट्रिक अम्ल का क्या है, नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल का क्या है प्रयोग है किया जाता है। फिर देखिए HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका क्या है, खाना पचाने के लिए। किसके लिए? खाना पचाने के लिए। पाचक बोलते हैं। खाना पचाने के लिए सबसे उपयोगी अम्ल जो है वो कौन सा है? HCl, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। बेंजाइक अम्ल भी पूछा जाता है, और जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल भी पूछा जाता है। तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो है दवा बनाने में, दवा यानी दवाई बनाने में इसका क्या है प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो क्या है, सबसे क्या है दुर्लभ, सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है? तो वो कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल का चांदी की क्या है शुद्धिकरण या करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। HCl जो है वो खाना पचाने में सहायक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको क्या है बोला जाता है। दवाई बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का क्या है प्रयोग है किया जाता है। अम्ल से रिलेटेड हाल ही परीक्षा में काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, तो इसको आप अच्छे से इस टॉपिक को रीड कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को क्या है कहा जाता है। रॉबर्ट हुक, दोनों नेम जो है स्टार्टर नेम जो है वो सेम है, लेकिन ध्यान रखें रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका विज्ञान का जो है वो जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। और रॉबर्ट कोच जो है वो जीवाणु विज्ञान का क्या है जनक है। कार्ल लैंडस्टीनर जो है वो कौन थे? रुधिर वर्ग। देखिए रुधिर वर्ग क्या होता है? रुधिर वर्ग जो है वो समझेंगे, एक बार अगला देख लेते हैं हम। ग्रेगर मेंडल जो है वो इसने क्या है वास्तुता का क्या है अनुवांशिकता या अनुवांशिकी जो है वो रोग की क्या है खोज की थी। फिर समझेंगे आप कार्ल लैंडस्टीनर रुधिर वर्ग जो होता है, रुधिर वर्ग जैसे हमारे शरीर में होता है बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ये होते हैं वर्ग। रुधिर यानी हमारे रक्त के क्या होते हैं वर्ग। एक आता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, मैं लिख रहा हूं रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज किसने की? देखिए दोनों क्वेश्चन अलग हैं, रुधिर वर्ग अलग है, रुधिर परिसंचरण तंत्र अलग है। इसकी विलियन हार्वे ने इसकी क्या है खोज की थी। तो क्लियर है, रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है हमारे शरीर में गमन करता है, यानी ऑक्सीजन का क्या है आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान जो करता है उसको रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। वर्ग की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? जीवाणु विज्ञान की। अगर आपसे पूछा जाए रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो वो कोशिका विज्ञान की क्या है खोज की थी। एक आता है जंतु विज्ञान की खोज है वो किसने की थी? तो ये अरस्तु ने, ये भी याद रखेंगे। अरस्तु ने किस विज्ञान की खोज की थी? तो जंतु विज्ञान की खोज जो है वो अरस्तु द्वारा की गई थी। क्लियर है। और परिसंचरण तंत्र की विलियन हार्वे द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में अस्तित्व मरुस्थल,
अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन सा मरुस्थल क्या है अस्तित्व है? तो वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा का मरुस्थल है। कहां अस्तित्व है? तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? अस्तित्व है। फिर थार देखिए, थार जो है वो दक्षिण एशिया, इसको विस्तार से समझेंगे। ग्रेट विक्टोरिया जो है वो कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर से। गोबी मरुस्थल जो है वो कहां स्थित है? ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो कौन सा है? गोबी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए आपसे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा तो कौन सा हो जाएगा? थार हो जाएगा। अगर विश्व की बात की जाए तो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अब समझेंगे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल का विस्तार कहां है? भारत और पाकिस्तान के अंदर इसका विस्तार है। अगर भारत और पाकिस्तान मुख्यतः अगर बात करें तो कहां स्थित है? भारत के अंदर राजस्थान में। राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, मुख्यतः ये क्या है? राजस्थान में इसका भाग स्थित है। और ये दक्षिण एशिया का क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का पूछा जाए तो कौन सा है? मंगोलिया चीन के अंदर स्थित है। मंगोलिया चीन के अंदर, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा। और सहारा जो है वो विश्व का सबसे विशालतम, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे विशालतम मरुस्थल कौन सा है? तो वो कौन सा है? सहारा का मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, मध्य प्रदेश में स्थित अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में कौन कौन से अभ्यारण्य स्थित है? तो कहना किसलिए अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है? बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमंडी भी क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी अभ्यारण्य जो है वो क्या है? मध्य प्रदेश में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आर्मी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा तो कहां है? असम राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो सबसे ऊंचाई पे जो दर्रा है वो कौन सा है? काराकोरम दर्रा है, जो कहां स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर क्या है? स्थित है। बनिहाल दर्रे की भी एक मुख्य बात याद रखेंगे, ये कहां स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। इसकी मुख्य बात ये जो है वो श्रीनगर को क्या है? लेह से जोड़ता है। जम्मू को क्या है? श्रीनगर से क्या है? ये जोड़ता है। और ये जो जिला जो दर्रा है ये श्रीनगर को क्या है? लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को क्या है? लेह से जोड़ता है। और ये श्रीनगर को क्या है? जम्मू से क्या है? जोड़ता है। दोनों ही कहां स्थित है? ये दोनों भी क्या है? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर क्या है? स्थित है। यांगपो का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे से, यानी कि किस दर्रे से होकर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो प्रवेश करती है? तो यांगयाप, देखिए यांगयाप है, ये यांगयाप दर्रे से होकर गुजरती है। और यांगयाप दर्रा कहां स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। एक यांगपा पूछा जाता है, यांगपा, ये ध्यान रखें, ये यांगयाप है। यांगयाप और यांगपा दोनों दर्रे अलग हैं। ये उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के। हो सकता है ऑप्शन में दोनों मिले। तो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जहां से क्या ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या भारत में प्रवेश करती है। और यांगपा दर्रा जो है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। दोनों जो है वो सेम नाम है, आप इसको क्या है अच्छे से पढ़ लेना। तो चलिए कल की क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति 10 मई से मेरठ की बैरकपुर छावनी से क्या है, इसके क्या है, शुरुआत हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग थे। फिर आता है कितने प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, तो कितने, 20 प्रकार के। 10 हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, 10 अन्य पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं। चलिए अगला, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 के अंदर। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक कहती है, तृतीय श्रेणी यानी तीसरी श्रेणी का क्या है, उत्तोलक है। अगला, राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। उच्च सदन का सभापति भी पूछा जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा को उप सदन कहा जाता है। जठर ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्त्रावित करती है, तो पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या है, स्त्रावित करती है। विद्युत बल्ब ऊर्जा बदलता है, तो ये किसको बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश या ऊष्मा में, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में क्या है, रूपांतरित करता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, भूपर पट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है कितने, 78%। ये भी आपको याद रखना है। तांबे का रासायनिक संकेत क्या है, Cu होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आज की क्लास के क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक मिनट, आज की क्लास की जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, गोभी मरुस्थल कहां स्थित है, पंचमंडी अभयारण्य कहां स्थित है, वर्षा की बूंद गोलाकार दिखाई देती है, खाना पचाने में सहायक अम्ल कौन सा है। और छठा क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष कितने भाग होते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है, और सूरत गुजरात किस नदी के तट पर क्या है, स्थित है। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इन सब के आंसर जो है वो कमेंट में करने हैं, आप आंसर जो है वो कमेंट में अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को भी शेयर करें, अधिक बच्चों तक क्या है आप शेयर करें जो आर्मी अग्निवीर की क्या है तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।